हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपकी फ्रेंड माहिरे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग हल्का की बात करने जा रहे हैं। हल्का 2019 का थ्रिलर टर्किश ड्रामा है जिसकी IMDb रेटिंग है 8.7। हल्का के टोटल 19 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ 2 घंटे से भी ज़्यादा है। आज हम लोग एपिसोड 1 की बात करेंगे। हल्का का मतलब होता है रिंग अथवा सर्कल। हल्का एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो टर्की में गुप्त काम करते हैं, और जब भी हल्का का कोई सदस्य ज़्यादा ताकतवर हो जाता है या हल्का के लिए खतरा बन जाता है तब हल्का के लीडर उस शख्स को अपने रास्ते से हटा देते हैं। इस स्टोरी के 2 मुख्य हीरो हैं, कान और जहांगीर। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 25 साल पहले एक माफिया लीडर जिसका नाम इरेन काराबुलुत है वो हल्का के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए हल्का के लीडर उसके लिए जाल बुनते हैं और उसके छोटे से बच्चे को किडनैप करके उससे फिरौती मांगते हैं। किडनैपर्स इरेन को सिल्वरी नामक सुनसान जगह पर फिरौती की रकम लेकर बुलाते हैं। इरेन सिल्वरी नाम की सुनसान जगह पर जाता है और किडनैपर्स का इंतज़ार करता है। जब वो इंतज़ार कर रहा होता है तभी 2 लोग उसकी गाड़ी के सामने आते दिखाई देते हैं जिनके हाथ में पिस्टल होती है, और जब तक कि वो कुछ समझ पाता दूसरी तरफ से एक गाड़ी उसकी गाड़ी में टक्कर मारती है और उसकी गाड़ी को ऊपरी मंजिल से नीचे गिरा देती है। लेकिन वो इस एक्सीडेंट में बच जाता है और उसकी सांसें चल रही होती हैं। तो वही 2 लोग जो किडनैपर्स होते हैं उसके पास आते हैं और गाड़ी में ही उसे 6 गोली मारते हैं, जिसमें से 3 उसकी छाती में, 2 गर्दन पर और 1 सिर में लगती है। वो तुरंत मर जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जमाल है ये कहानी अपने 7 मेंबर की टीम को सुना रहा होता है, और कहानी सुनने के बाद बाहर नाम की महिला पुलिस पूछती है कि इरन के मरने के बाद बच्चे का क्या हुआ। तब जमाल बोलता है कि जो आगे हुआ वह बहुत ही दिलचस्प है। वह बताता है जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है उन्हें बच्चा कार के पीछे की तरफ रखा मिलता है। वहां पर कोई पैसा नहीं होता, उसे किडनैपर्स ले जा चुके होते हैं और इरन मर चुका होता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो बच्चा कार में मिला है वह इरन का नहीं होता। बाहर पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तो जमाल बताता है कि उन्होंने बच्चे को बदल दिया किसी दूसरे बच्चे के साथ। हुमेरा काराबुलुत जो कि इरन काराबुलुत की पत्नी होती है वो पुलिस स्टेशन जाती है और उस बच्चे को ले लेती है और कुछ भी नहीं बोलती। वह यह भी नहीं कहती कि बच्चा उसका नहीं है। वह बगैर कुछ बोले ही बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो फिर बाहर पूछती है कि जो इरन काराबुलुत का असली बच्चा था उसका कुछ पता चला। जमाल कहता है कि नहीं। इसके बाद केस क्लोज कर दिया जाता है। फिर जमाल अपने विचार रखता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इरन के कत्ल के अलावा कुछ ज़्यादा था। इसके बारे में सोचो। तुम एक गरीब आदमी का बच्चा लेते हो और उसे हुमारा काराबुलुत को देते हो। खुदा जाने शायद उन्होंने उसके असली बेटे को किसी झोपड़पट्टी में छोड़ दिया हो और कहा हो ये तुम्हारी किस्मत है, मैं इसे लिखूंगा। हम दोबारा इसकी शुरुआत करेंगे। तुम्हारा पति मर गया, बच्चा खो गया और तुम्हारी गोद में किसी अजनबी का बच्चा है, और मैं क्या कह सकता हूँ, जमाल बोलता है। बाहर पूछती है कि उसने बच्चे का क्या किया। जमाल बोलता है मुझे नहीं पता, उसने बच्चा बस ले लिया। हो सकता है कि बच्चा उसके पति का हो और उसने पुलिस को नहीं बताया हो, या हो सकता है कि वह अपनी किस्मत खुद बनाना चाहती हो और उस मासूम से इस बात का बदला नहीं लेना चाहती हो, तो इसलिए उसने बच्चा अपना लिया। हुमेरा आजकल फुटबॉल का मैदान चलाती है और उसने कभी दोबारा शादी नहीं की होती।
वह उसी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि 25 साल पुराने वाक़ये की बात आज क्यों कर रहे हैं, ये केस फिर से क्यों खोला गया है। तो मैं तुमको बता दूं कि पुलिस को एक लाल कवर की डीवीडी मिलती है। वो लाल कलर की डीवीडी जमाल अपने स्टाफ मेंबर्स को दिखाता है और बोलता है कि इस डीवीडी को जेल में किसी ने भेजा था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जेल में कौन है। जेल में वही बच्चा है जो कार में मिला था, कान काराबलूत। वह ठगी के आरोप में 2 साल से जेल में बंद है। उसे 5 साल की सज़ा सुनाई होती है। उन लोगों ने सीडी उसे भेजी थी, लेकिन एक्चुअल में वो पुलिस को ये सीडी दिखाना चाहते थे। उन्हें पता था कि बच्चे से पहले डीवीडी पुलिस देखेगी। वो इससे कहना चाहते थे कि देखो 25 साल पहले क्या हुआ था, तुम्हें याद है या तुम भूल गए। जमाल बताता है कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पर गया और मैंने वो डीवीडी देखी, तो मैंने ये फैसला किया कि मुझे बच्चे को भी ये डीवीडी दिखानी चाहिए और मैंने वो दिखाई। इस डीवीडी में सब कुछ रिकॉर्ड किया होता है 25 साल पहले जो हुआ था। जिसने भी ये टेप भेजी होती है वो कातिलों को अच्छे से पहचानता है। इस डीवीडी में हम देखते हैं कि इसमें इरन काराबलूत के एक्सीडेंट की डीवीडी है, जिसमें जो 2 कातिल हैं उनमें से एक इरन सैनर है, जिसको हम केवक भी कहते हैं, जो कि कैंसर से मर चुका है 1 साल पहले, और दूसरा है इस्कंदर अकाय। ये दोनों इल्हान तपेली के लिए काम करते थे और उसी के ऑर्डर पे उन्होंने बच्चे को किडनैप किया होता है और इरन काराबलूत को मार दिया होता है। जो बीच में टाई पहने दिखाई दे रहा होता है वो इरन सैनर है। तब बाहर पूछती है कि ऐसा कौन है जो तपेली को पकड़वाना चाहता है, तो और उन्हें कैसे पता कि हम तपेली के पीछे पड़े हुए हैं। तब जमाल बोलता है कि यह एक अंडर कवर असाइनमेंट है और हम केवल 7 लोग हैं। मुझे नहीं पता कि उन लोगों को कैसे पता है कि हम तपेली के पीछे लगे हैं, लेकिन जो भी है वो हमारी मदद कर रहा है। कान को पुलिस कस्टडी में लेकर जमाल से मिलवाने के लिए लाती है, तो जमाल सलजम के जूस के लिए बोलता है कि मुझे सलजम का जूस चाहिए। वह जमाल से बातें करते हुए और हॉट डॉग खाते हुए बोलता है कि आप भी एक बाइट खाइए, तो जमाल मना कर देता है। तो वह बताता है कि मैं सलजम का जूस पहली बार पी रहा हूँ, और वह बोलता है कि अकेले खाना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मैंने आपको ऑफ़र किया। खाना खाने के बाद जमाल कान से बातें करता है और वह उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करो। तब कान बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं उन लोगों के साथ भी तो काम कर सकता हूँ जिन लोगों ने मुझे यह सीडी भेजी है। तब जमाल बोलता है कि मैं तुम्हें जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ। तो कान बोलता है कि तुम भी तो मुझे यूज़ ही करना चाहते हो प्यादे की तरह। तब जमाल बोलता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और हमें नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, और मैंने तुम्हें अभी खाना दिया है और मैं तुम्हें फिर से दे सकता हूँ, और मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल सकता हूँ, और तुम्हें इस बात की तसल्ली देता हूँ कि तुम्हारे बाप के कातिलों को सज़ा दूँगा। कान जमाल से इस पर खुलकर बात करने और मुद्दे पर आने के लिए बोलता है। फिर जमाल कान को एक फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इल्हान तपेली के ख़ास आदमी बनकर इसके नज़दीक रहो। कान बोलता है कि इसने मेरे बाप को मारा है,
यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है। तब जमाल खान को बताता है कि इल्हान तपेली सर्कल ऑर्गेनाइजेशन के सारे पैसे के लेन देन का हिसाब रखता है और ऊपरी तौर पर वही कॉन्ट्रैक्टर और एक्सपोर्टर है। उसका मुख्य काम है पैसे लेना और बांटना। वो किससे पैसे लेता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यह जानना है कि वह कहाँ पैसे भेजता है। तपेली किसी और का प्यादा है, मुझे उसके ऊपर के लोग चाहिए। फिर खान पूछता है कि मैं ही क्यों। तो जमाल उसे बताता है कि मैं मजबूत लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। ये हमारे लिए है काम है, लेकिन तुम्हारे लिए मौत और ज़िंदगी का खेल। तुम जेल से बाहर निकल सकते हो, एक नई ज़िंदगी जी सकते हो। तब खान बोलता है कि उसने मेरे बाप को मारा है, तो वह मुझे क्यों काम पर रखेगा। तब जमाल खान से बोलता है कि इसका उल्टा सोचो, कोई उस आदमी के साथ क्यों काम करना चाहेगा जिसने उसके बाप को मारा हो। तब खान बोलता है कि मुझे अपनी माँ से मिलना है पहले। तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स के बाद जमाल राजी हो जाता है और उससे माँ से मिलने देता है। उसकी माँ बोलती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे रिहा हो सकते हो, तुम्हारी तो 5 साल की सज़ा है। तो वो बहाने बनाता है, लेकिन उसकी माँ बहुत चालाक होती है, वो समझ जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें जो लोग भी तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, तुम मुझे बताओ। लेकिन वो बताता नहीं है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जहांगीर जो इल्हान तपेली का बेटा है वह कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पर एडम का फ़ोन आता है। एडम उससे बोलता है कि मैं हकान के घर पे हूँ, काश हमने हकान को कादरिस को बेच दिया होता तो आज हमको ये सब नहीं झेलना पड़ता। मैच के बाद वो लड़की को यहाँ पर लेकर आया था। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि ये 1 घंटे से ज़्यादा पहले की बात है। तब जहांगीर एडम से पूछता है कि क्या बहुत भीड़ है, तो वो बोलता है नहीं, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, सब सो चुके हैं। जहांगीर एडम से कैमरा के बारे में पूछता है तो एडम बोलता है कि हाँ कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन डिस्क को हर महीने डिलीट किया जाता है और जो कैमरा पर्सन है वह मेरे होम टाउन से ही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर जहांगीर एडम के साथ लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट में जहांगीर को इरम का फ़ोन आता है जो जहांगीर की मंगेतर और गर्लफ्रेंड है, लेकिन वह फ़ोन पिक नहीं करता। इसके बाद वो हकान के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि बॉडी कहाँ है। हकान बोलता है कि उसको बॉडी मत बोलो। वो बोलता है कि मैं नरक में फंस चुका हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, यह बहुत फिल्मी है। तब जहांगीर बोलता है कि खड़े हो जाओ। फिर वो बिल्डिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या यह स्मार्ट है। तो हकान बोलता है हाँ यह स्मार्ट बिल्डिंग है। तब जहांगीर बोलता है कि मैं तुम्हें स्मार्ट बनाऊंगा। वो अंदर जाते हैं और वहाँ पर सोफे पे एक बॉडी पड़ी होती है, मतलब एक लड़की की बॉडी पड़ी होती है। तो वो उसे देखकर बोलते हैं कि क्या तुम्हें किसी और ने वहाँ से निकलते देखा है। तब हकान बताता है कि हाँ मीडिया वालों ने देखा है, और वो बताता है कि हाँ लड़की ने उसके साथ सेल्फी ली थी और उसी को भेजी थी। तब फिर वो पूछते हैं कि ये मरी कैसे। तो बोलता है कि मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया, मैं बस बाथरूम से आया और ये यहाँ पे लेटी पड़ी थी, मर चुकी थी। जहांगीर बोलता है परंतु इसकी बॉडी पर तो कोई निशान नहीं है। फिर जहांगीर उसको चेक करता है तो वो जिंदा होती है। वो एडम से उसे होश में लाने के लिए बोलता है। एडम उसे होश में लाता है फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस लड़की का नाम होता है मुझसे। इसके बाद जहांगीर अपने घर जाता है। वो अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हारी मंगेतर के साथ क्या परेशानी है, वह यहाँ बैठकर सुबक रही है, वह पछतावे से मर जाएगी। तब जहांगीर बोलता है कि ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। तो गुलाय जो कि जहांगीर की
मम्मी होती है वह बोलती है कि बात सिर्फ यह नहीं है, सिर्फ बात ही नहीं करनी, वह सिर्फ तुमसे शादी नहीं कर रही, वह मुझसे भी शादी कर रही है, वह तुम पर गुस्सा है, पर मैंने क्या किया है। जहांगीर बोलता है कि मैंने बोला ना आपसे कि मैं बात करता हूँ। तो गुलाय बोलती है कि बात मत करो, तुम बोलो और उसे मानना पड़ेगा, उसको तुम्हारा हर ऑर्डर मानना पड़ेगा। जहांगीर फिर इरम के पास जाता है तो इरम उससे बोलती है कि जहांगीर इरम के पास जाता है और पूछता है कि कैसी हो इरम। इरम बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जहांगीर बोलता है कि मैं थक गया हूँ। तो इरम बोलती है कि तुम्हें इंसोम्निया है, और वह बोलती है कि मैं अपने पिता से बात नहीं करना चाह रही, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, यह केवल थकावट नहीं है। जहांगीर सोफे पर सर रख दिखाता है और आहें भरता है। इरम पूछती है क्या तुम चाहते हो हम इस बारे में बाद में बात करें। जहांगीर बोलता है नहीं, तुम अभी बात करो। इरम बोलती है ठीक है धन्यवाद, मैं अभी बात करती हूँ। तुम मेरे ना फ़ोन का जवाब दे रहे हो, ना मेरा किसी बात का जवाब दे रहे हो, ना तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त होता है, और जब भी तुम मेरे पास आते हो तो तुम हमेशा थके थके होते हो। ये सब कब तक चलेगा? तुम बदल चुके हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो। वो अपने रिलेशनशिप को लेकर बातें करती है और गुस्सा होती है। वो बातें कर रही होती है तभी उसके बाप के फ़ोन आता है, इल्हान तपेली का। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है तुम अपने अपने पापा से बात करो अब, और वो यह कहकर चली जाती है रूम से। तपेली आके जहांगीर से पूछता है क्या चल रहा है, और कहता है जहांगीर मैं हकान की बात कर रहा हूँ। तो जहांगीर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं था अब्बा, जैसा हम सोच रहे थे कि लड़की मर गई है, वह जिंदा है। तो तपेली बोलता है कि मुझे उसे पहले ही क्वार्टर्स को बेच देना चाहिए था, ये सब फालतू की बातें होने से पहले। तो जहांगीर बोलता है ठीक है अब्बा कोई बात नहीं, मैं कल क्वार्टर्स को एयरपोर्ट से जाके ले आऊँगा। इस पर तपेली हंसता है और कहता है अगर कोई 10 साल पहले मुझे ये बोलता कि क्वार्टर्स के साथ तुम बिज़नेस करोगे तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, समझे। जहांगीर बोलता है ये किस्मत की बात है सब बाबा। तो तपेली बोलता है कि तुम गलत हो, ऐसा नहीं है, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, और अगर मैं इस बात का इंतज़ार करता कि सब कुछ खुद हो जाए तो आज जो मेरी साख है वह नहीं होती। तुम जानते हो मुझे अपने दुश्मनों से क्या चीज़ अलग बनाती है। सब सोचते हैं कि असली लड़ाई मैच के अंत में होती है, लेकिन असली लड़ाई मैच पर होती है। अगर मैं कोई फैक्ट्री बीजिंग में लगा लेता या कोई मॉस्को में होटल ख़रीद लेता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। 40 साल पुराने सारे लुटेरे मरने वाले हैं, यह पहला सबक है। और दूसरा सबक यह है कि हर जहाज़ में चूहे होते हैं, तुम्हें बस जहाज़ को हिलाना पड़ता है। तुम जो कर सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं है। व्यापार का मतलब होता है हिलाना, तुम्हें हिलाना है, और हो सकता है वह चूहे तुम्हें जहाज ही दिला दे। तब जहांगीर बोलते हैं ठीक है बाबा। तब फिर तपेली बोलता है अंतिम बात यह है। तब तपेली बोलता है कि अंतिम बात यह है कि वो मुझे देखकर सोच रहे हैं कि जहाज बूढ़ा हो चुका है और उसे कबाड़े में रख देते हैं। तब जहांगीर पूछता है कि वह कौन लोग हैं, आप मुझे उनका पता दीजिए, मैं उनको सबक सिखाता हूँ। तो तपेली बोलता है कि जब मुझे उनका पता मिल जाएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाहर जो जमाल के साथ काम कर रही होती है वह कमिश्नर अल्तान के ऑफिस जाती है और उससे बातें कर रही होती है। वह उसे बताती है कि मुझे 4 साल हो गए हैं काम करते करते। तब अल्तान उससे
जमाल की जासूसी करने के लिए बोलता है। वो कहती है कि मैं 2 साल से जमाल के साथ काम कर रही हूँ, मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ। तब अल्तान उससे बोलता है कि अगर मैं जमाल से तुम्हारी जासूसी करने बोलता तो वह बिना सवाल जवाब किए आराम से करता, वह 1 सेकंड के लिए भी नहीं झिझकता। हमें अपने इमोशंस को पीछे छोड़ना पड़ता है। वह इस ऑपरेशन पर कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन जमाल ने आज तक कुछ भी सुराग नहीं दिया। मुझे लगता है कि वह ऐसा जानकर कर रहा है और अब उसने एक प्लान तैयार किया है जो मुझे पसंद नहीं आया। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा हो सकता है कि वो जानबूझ के फेल हो रहा हो। ये सब बातें सुनकर बाहर कमिश्नर के साथ मिल जाती है और जमाल की सारी बातें कमिश्नर को बता देती है और उसकी जासूसी करने लग जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जहांगीर अपने दूसरे घर आया होता है। वह अपनी आया के साथ रहता है उस घर में और वह अपना जैकेट आया को देता है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देता है। वह उससे बोलता है कि अगर मैं ना जगूं तो मेरा फ़ोन ऑन मत करना, और वह यह बोलकर कमरे में चला जाता है सोने के लिए। जब वो कमरे में पहुंचता है तो वो अपने पॉकेट से एक सीडी निकालता है। यह वही डीवीडी होती है जो जमाल को और कान को भेजी गई थी। वो उस सीडी को प्ले करता है तो उसमें उसे बताया जाता है कि वह तपेली का बेटा नहीं है, वो इरन काराबलूत का बेटा है और उसके बाप इरन काराबलूत को तपेली ने मार दिया और उसको अपने बच्चे जैसे पाला, और वह आज अपने पिता के कातिल को ही अपना बाबा कहता है। यह बात सुनकर जहांगीर को शौक लगता है। वह नूरतन को बुलाता है। नूरतन उसकी आया का नाम है और वह उससे पूछता है कि क्या मेरे जन्म के समय पे आप थी? तो वो बोलती कि हाँ, जब तुम्हारा जन्म हुआ था मेरे हाथों में ही हुआ था। तुम्हारा उस टाइम पे तुम्हारे अब्बा की किसी से लड़ाई चल रही थी तो हम बाहर नहीं जा सके, इसलिए तुम्हारा जन्म घर पर ही हुआ था तुम्हारी दादी के हाथों में। वो उससे पूछता है कि वह कौन सा दुश्मन था जिससे बाबा की लड़ाई चल रही थी। तो बोलती कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर वो तसल्ली करके सो जाता है और उसको जाने के लिए बोलता है। I hope you guys like it.